नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विश्व खाद्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम। और आज हम दूरदर्शन में विश्व खाद्य दिवस मना रहे हैं। विश्व खाद्य दिवस पहली बार सन 1945 में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संस्थान की नींव रखी गई थी। इस दिन को लोगों में कुपोषण, भुखमरी एवं खाद्य पदार्थों को लेकर जागरूकता के तौर पर मनाया जाता है। और इस साल विश्व खाद्य दिवस का जो विषय है और जो आज की हमारी चर्चा का भी विषय है, वो है स्वस्थ भोजन से सुंदर भविष्य। और इस पर चर्चा करने के लिए मैं अंकुर पांडे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य उद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप कुमार शर्मा जी। अध्यक्ष जी, मैं पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार दर्शकों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक युद्ध भुखमरी के विरुद्ध की परिकल्पना की है और उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, जब हम बात करते हैं भारत की, वो भी विश्व पटल पर, तो भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में अगर अनाज उत्पादन की बात करें तो 2024 से 25 के बीच में भारत में 350 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज़्यादा अनाज का उत्पादन किया गया है। वही अगर फल और सब्जी की बात करें तो पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फल और सब्जी का उत्पादन करता है। पर एक दूसरी तस्वीर भी हमारे समक्ष है। जब हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के आंकड़ों को देखते हैं तो भारत का स्कोर 27.3% है। अध्यक्ष जी, समस्या किस चीज़ की है, अनाज उत्पादन की या फिर वितरण की? देखिए, दुनिया में जो भूख की समस्या है जी, वो तीन चीज़ों पर जो है डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहला है अवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता। बिल्कुल। हमारे पास अनाज की उपलब्धता क्या है। और दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, मतलब हम उसका वितरण कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, मतलब जो लोग जिसको अनाज चाहिए वो उसको खरीदने के लिए उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके दाम को। ये तीन चीज़ें हैं। और भारत में हम देखें तो इन तीनों चीज़ों में कोई बहुत समस्या नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि भारत में अनाज का उत्पादन जो है लगभग 35 करोड़ टन का जो उत्पादन है, वो 40 करोड़ तक का उत्पादन हमारा है। वो आंकड़े जो है बाद में जो और आए उसमें 35 से 40 करोड़ का उत्पादन है। और जो हमको अनाज के वितरण की जो व्यवस्था है, उस वितरण की व्यवस्था के लिए हमारे देश में और 5 लाख राशन की दुकानें हैं। छत्तीसगढ़ में अकेले जो है 14,000 राशन की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से हम जो है राशन दे रहे हैं। और जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं उनको हम जो राशन जो है मुफ्त में राशन देने का काम जो है सरकार कर रही है। बिल्कुल। और दूसरी बात, APL के जो लोग हैं उनको भी हम 10 रुपये किलो में चावल दे रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर भूख के लिए जो तीन एक जो कारक तत्व हैं, तीनों एक कारक जो है हमारे यहाँ मजबूत स्थिति में है। इसलिए यहाँ पर कोई कुपोषण का विषय जो है या भूख की कोई समस्या हमारे देश में नहीं है। आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2023 के बाद से और गरीब परिवारों को अतिरिक्त अनाज देने का जो काम किया है, 5 किलो हम अतिरिक्त अनाज लोगों को, गरीबों को देंगे। तो एक बहुत बड़ी योजना है जिसके कारण लोगों तक अनाज हम बहुत आसानी से पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारे देश में भूख की कोई समस्या नहीं है, कोई भूखा नहीं है। और दूसरा, कुपोषण का कोई विषय नहीं है। इसलिए अगर कि इस तरह की कोई बात वर्ल्ड हंगर जो आपका आंकड़ा जो आता है, हाँ, इंडेक्स का, वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। उसके लिए बहुत सारे कारक तत्व हैं, जिसमें भारत के लोगों की जो स्थिति है, भारत के मौसम, भारत की जलवायु और आपके यूरोप के जो यूरोपियन कंट्री के जो मौसम जलवायु है, वहाँ के लोगों की कद काठी का है। उस कद काठी का आधार पर उनका जो डाइट चार्ट है और हमारा जो डाइट चार्ट है उसमें बहुत अंतर है। इसलिए इस तरह के जो आंकड़े हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और जो कुपोषण है, कुपोषण केवल खाद्यान्न की समस्या नहीं है। बिल्कुल। कई बार क्या है, हमको खाद्यान्न जो है पर्याप्त नहीं मिलता, वो ठीक है, कुपोषण का मामला हो सकता है। लेकिन अपर्याप्त के अलावा हमको एक्स्ट्रा कहीं पर भोजन मिलने लग गया तो वो भी कोई सुपोषण नहीं है। आजकल आप लोगों को देखेंगे जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा करके बहुत मोटे हो रहे हैं लोग। तो ये भी मैं उसको एक कुपोषण मानता हूँ। दूसरी बात, पानी, पेयजल आपका कैसा है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हम यदि बहुत अच्छा पोषण आहार भी दें तो सुपे बेड़ा करके हमारे यहाँ पर गरियाबंद जिला में एक स्थान है जहाँ का पानी जो है वो
और बहुत ही मतलब प्रदूषित है, उसको पीने से कई तरह की बीमारी आती है। उसी तरह से बस्तर में भी एक जगह है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, और वहाँ पर जब हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने सबसे पहली बार, तो उस समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पर उन्होंने बस्तर में काफ़ी प्रयास किया था, और वहाँ के पानी पीने के कारण मतलब आपका पोषण आहार भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ कुपोषित हो गए और कुछ मृत्यु भी हुई थी। तो ये पानी का जो मामला है, स्वास्थ्य की सुविधा वहाँ पर कैसी है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो केवल खाद्यान्न की उपलब्धता जो है अपने आप में एक जो है भूख की समस्या या सुपोषण का विषय नहीं है, हमको सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त है, वितरण की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और लोगों की जो क्रय क्षमता है वो भी बढ़ी हुई है। आप कभी देखेंगे कि 1.5% यहाँ के महंगाई का जो दर आ गया है, तो लोगों की क्रय क्षमता यहाँ पर काफ़ी बढ़ी हुई, इसके कारण वो लोग खरीद रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, कोई संकट नहीं है। और आपको एक चीज़ और मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले साल जो आपने जो 2023-24 का जो आंकड़ा दिया, जिसमें हमारा 35 करोड़ टन से ऊपर जो ज़्यादा अनाज का उत्पादन हुआ, वो हमारा पिछले साल का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% है अनाज के उत्पादन का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम ग्रेजुअली अगर कहीं देखें तो पिछले जो 11 साल का काल रहा है, जिसमें अनाज का उत्पादन औसतन जो है 3% का उत्पादन का दर हमारा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा उत्पादन का दर माना जाता है। क्योंकि एक मान्यता है कि जिस दर से आपकी आबादी बढ़ रही है, उससे दोगुने से आपका जो है अनाज का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अगर कहीं आपकी आबादी 1% से बढ़ रही तो आपका अनाज का उत्पादन 2% से बढ़ना चाहिए। तो हमारे देश की जो आबादी है, भारत की आबादी जो है 0.9% ग्रोथ रेट जो है पर ईयर है, और ये जो है आगे चल करके जनसंख्या बढ़ने पे वो उसका रेशियो और बदलता है। तो ये जो औसत जो है 2% हमारा अनाज का उत्पादन होना चाहिए, लेकिन हमारा 3% है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल अध्यक्ष जी, जैसा आप बता रहे थे कि धीरे धीरे सरकार इस चीज़ पर भी काम कर रही है, और हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पोषण अभियान, और 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने पोषण अभियान 2.0 लॉन्च किया मध्य प्रदेश से। ऐसी कई सारी योजनाएं हमारे समक्ष हैं। ऐसे में अध्यक्ष जी, आपने भी बताया कि अन्न की उपलब्धता है, तो क्या अब बात अन्न सुरक्षा की होनी चाहिए या फिर पोषण सुरक्षा की? इसका अर्थ यह है कि पोषण आहार लोगों तक पहुंचाना। नहीं, पोषण आहार हमारी सरकार जो है, और केंद्र की सरकार और राज्य सरकार पहुंचा रही है। आपको ध्यान होगा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जो है, और 2012 के समय हम जो गरीबों के लिए आयोडीन युक्त नमक देना शुरू किए, ताकि जो एक बीमारी है नमक की कमी के कारण बस्तर क्षेत्र में होती है, वो उसकी पूर्ति हो। तो भारत सरकार जो है वो लगातार, और हमारे राज्य की सरकार जो है, पोषण आहार में जिन चीज़ों की कमी होती है उसकी पूर्ति करने का काम कर रही है। हमारे जो पीडीएस सिस्टम से हम जो चावल देते हैं, तो सन 2020 से हम जो चावल दे रहे हैं, उस चावल में भी हम जो है पोषण तत्व मिलाए हुए हैं। और जो चावल हम देते हैं उसको फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं। ये फोर्टिफाइड राइस का अर्थ क्या हुआ? ये फोर्टिफाइड राइस जो है, जो हमारा हम जो नॉर्मल चावल देते हैं, उस चावल के साथ में हम एक पोषक तत्व मिला करके देते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी के जो हमारे लोग हैं देश में, जिनमें हम सामान्यतः अध्ययन में पाया गया है कि उनके अंदर जो है आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, और विटामिन 12 की जो कमी है, तो इसकी पूर्ति कैसे की जाए, इसके लिए एक विशेष चावल बनाया जाता है जिसको फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं। और ये फोर्टिफाइड राइस के लिए जो सामान्य चावल होता है, इस सामान्य चावल को और पहले पाउडर बनाया जाता है, और उस एक निश्चित मात्रा के उस पाउडर में, और ये जो तीनों तत्व हैं आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन 12, एक निश्चित मात्रा में बना करके उस पाउडर का एक पेस्ट बनाया जाता है। और वो जो पेस्ट है, उस पेस्ट को फिर से छोटे छोटे चावल के रूप में बनाकर उसको ड्रायर से सुखाते हैं, तो वो जो चावल बनता है उसको फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं। और वो फोर्टिफाइड राइस को जो सामान्य चावल का 1 क्विंटल का बोरी, उसमें 1 किलो मिलाते हैं, और वो जो चावल है लोगों को फिर उसको मिक्स करके, और जो हमारा पीडीएस सिस्टम है उसमें फोर्टिफाइड राइस देने का काम कर रही है, जिससे ये कमी दूर हो। तो ये पोषण तत्व की जो कमी हम मानते हैं, जो हमारा मेडिकल साइंस रिसर्च के आधार पर इन वर्गों के बीच है, उसकी पूर्ति होती थी। हमारा फोर्टिफाइड राइस है, जिसका वितरण जो है पूरे देश में जो है कर रहे हैं, और विटामिन सारे चीज़ों की कमी से मिलाकर दी जा रही है। जी। बिल्कुल अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने बताया कि लोगों तक पोषित आहार पहुंचाने की सरकार की मुहिम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दर्शकों, जैसा कि हम कहते हैं, जब हम एक इमारत का निर्माण करते हैं तो समय समय पर उसकी मरम्मत आवश्यक होती है ताकि वो दुरुस्त रहे। इसी तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं, इनका निरीक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अध्यक्ष जी, इस चीज़ पे सुधार चाहूँगा। पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन आपने दुर्ग संभाग में औचक निरीक्षण किया कई राशन दुकानों पर। उस दौरान आपने 2 राशन दुकानों पर कार्रवाई भी की। किस तरीके से ये प्रणाली काम करती है, हम समझना चाहेंगे।
देखिए, राशन की जो दुकानें हैं, उन दुकानों में और हर एक एरिया वाइज जो दुकानें होती है उसमें उस क्षेत्र के लोगों के राशन कार्डधारी लोगों को राशन मिलता है। और हमारी सरकार का कहना है कि हम जो है राशन जो है और हर महीने राशन वितरण होगा। 1 तारीख से राशन मिलना चाहिए लोगों को 30 तारीख तक। तो दुकान समय पर खुलना चाहिए, समय पर लोगों को राशन मिलना चाहिए, सही तौल पर राशन मिलना चाहिए और जो क्वालिटी सरकार ने तय की उस क्वालिटी का राशन मिलना चाहिए। जिस क्वालिटी का आप राशन दे रहे हैं, शक्कर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्प्ले होना चाहिए दुकान में कि हमारे इस क्वालिटी का हम चीज़ आपको दे रहे हैं, शक्कर है, नमक है। तो इन चीज़ों का अगर कहीं हम अभाव देखते हैं वहाँ कि आपका डिस्प्ले नहीं किया क्वालिटी। दूसरी बात ये कि फोर्टिफाइड राइस जो है वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए है और जो एपीएल का चावल है वो जो है जो सामान्य लोगों के लिए एपीएल का चावल वो फोर्टिफाइड राइस नहीं होता जी। तो वहाँ पर हमारा कहने का फोर्टिफाइड राइस को अलग रखिए, नॉन फोर्टिफाइड को अलग रखिए। जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं उनको आप फोर्टिफाइड दीजिए और जो एपीएल के लोग हैं उनको एपीएल का चावल दीजिए। आप उल्टा सीधा इसको मत करिए। आपका स्टॉक ठीक है कि नहीं, चावल को आप ठीक से भंडारण करके रखेंगे नहीं, जो हमारे सप्लाई आया है उसको रख रखाव यदि ठीक नहीं करने से वहाँ पर अगर कहीं कीड़े लग रहे हैं तो ये सब चीज़ अगर कि हम दोष पाते हैं उसको कहीं पर भी इन चीज़ों में तो उन दुकानदार के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, उनकी कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें जहाँ पर भी दोष मिला हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बहुत खूबसूरत अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस पृष्ठभूमि को रखा और बताया कि किस तरीके से निरंतर निरीक्षण की आवश्यकता रहती है। ऐसे में जब हम कहते हैं दर्शकों कि एक और बड़ी समस्या हमारे समक्ष है पोषण को लेकर, अनाज को लेकर, वो है फूड वेस्टेज की। खेत से थाली तक जब अनाज पहुंचता है इस दौरान कई मिलियन मीट्रिक टन कभी कभी अनाज गोदामों में रखे रखे सड़ जाता है। ये पहले की बात है। हालांकि अब धीरे धीरे सप्लाई चेन जिस तरीके से बेहतर हो रही है ये एक सुविधा लोगों को मिल रही है। वही अगर दूसरी तरफ देखें तो अब लोग थाली में ज़्यादा अनाज ले लेते हैं और उसको नाली में व्यर्थ कर देते हैं। अध्यक्ष जी, इस समस्या से सरकार किस तरीके से निपट रही है और कैसे जागरूकता फैला रही है इस बारे में? देखिए, जो अनाज की बर्बादी का जो मामला है वो उसका अगर कि हम पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़ा है, वो प्रति परिवार प्रति वर्ष लगभग 74 किलो राशन जो है बर्बाद होता है वैश्विक लेकिन हमारे भारत का जो आंकड़ा है वो लगभग 50 किलो का है। तो हम वैश्विक जो आंकड़ा है उससे बहुत बेहतर हैं कि हम अनाज के हम जो ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अनाज जो बर्बाद होता है उसके कई कारण हैं, जिसमें हम खेत से लेकर के भंडारण करते हैं अनाज का, फिर वहाँ से भंडारण करके और राइस मिल में जाता है, उसके मिलिंग होता है, फिर वहाँ से मिलिंग होकर के सेंट्रल के गोदाम में जाता है, फिर सेंट्रल के गोदाम से वो वितरण के लिए आता है। तो ये जो बार बार इसका जो परिवहन होता है, इस परिवहन से भी अनाज की बहुत बर्बादी होती है। तो पहले ये होता था कि सेंट्रल एफसीआई जो है अनाज को सब दूर से खरीद के फिर उसको फिर वापस राज्यों में वितरण करती थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, जब उनकी सरकार थी 98-99 में, तो उन्होंने कहा कि भाई केंद्र अपना अनाज अपना रखे, राज्य अपना रखे। उन्होंने ये भंडारण की व्यवस्था को विकेंद्रीकरण करने का काम किया। तो अब भंडारण की व्यवस्था को जितना विकेंद्रीकरण करेंगे अनाज की बर्बादी रोकेगी। इस पहल करने का काम जो है अटल जी की सरकार ने किया। तो राज्यों का अपना पीडीएस सिस्टम बना, राज्यों में अपने गोदाम किए, राज्य अपने लोगों को देने के लिए अपने अनाज अपने पास रख ले, केंद्र अपना रखे। तो ये जो विकेंद्रीकरण का काम है, इसके कारण जो है आज जाकर की स्थिति में सुधार आया कि हमारे देश में। और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि भंडारण की व्यवस्था सही होनी चाहिए तो, और उत्पादन की व्यवस्था अगर कहीं से बचना है तो बिल्कुल। आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो पहले साल जो अनाज की खरीदी का जो स्कीम चला उसमें हमारे प्रदेश में 5 लाख टन की खरीदी हुई थी। लेकिन इस साल जब हमारी इस विष्णुदेव जी की सरकार ने 149 लाख टन की खरीदी की है। तो इस तरह से हमारे भंडारण की व्यवस्था भी बढ़ रही है, हम ज़्यादा अनाज खरीद रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें करने से और अनाज का बचत होगा और दूर ये अनाज की बर्बादी मत हो। लोगों का जो भोजन बर्बाद कर रहे हैं उसके लिए हमको अवेयरनेस लाना चाहिए। हमको उतना, आपने कहा ना कि उतना लो थाली में कि बर्थ ना जाए नाली में, इसका प्रचार करना चाहिए। शादी ब्याह में जो लोग ज़्यादा भोजन बना लेते हैं, कितना आएंगे नहीं, उसका बर्बादी करते हैं। तो ये सब चीज़ों का जब तक हम लोगों को अवेयरनेस नहीं लाएंगे, जगह जगह प्रचार नहीं करेंगे, जितने हमारे आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उनमें अभी से हमको अवेयरनेस लाना चाहिए कि देखो भाई भोजन जो है बहुत कीमती है, एक भी अनाज का दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए और इसको हमको जितना हमको ज़रूरत है उतना खाएं। गृहिणी उतना ही पकाए। बड़े बड़े शादी ब्याह के जो आयोजन करता है, बड़े कार्यक्रम के, वो एक ठीक से मेनू बना करके और ठीक आंकड़ा लगा के इसको बनाए। ये करना। और अध्यक्ष जी, आपने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को रखा कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, और इस तरीके से सरकार इसको लेकर काम भी कर रही है, जागरूकता भी फैला रही है। दर्शकों, हम अपनी चर्चा को इसी तरह बरकरार रखेंगे, पर उससे पहले देखिए एक छोटा सा संदेश। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी।
इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी। आप सभी का पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का विशेष कार्यक्रम विश्व खाद्य दिवस के ऊपर, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान भी मौजूद हैं। हम अपनी चर्चा को इस तरह बरकरार रखते हैं। और दर्शकों, जब हम बात करते हैं कुपोषण की, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथी बार जो हुआ था और 5वीं बार हुआ था, इसके आंकड़े जब हमारे समक्ष आए तो उन्होंने दर्शाया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो चौथा था उसमें 35% कुपोषण की दरें थीं, वही घटकर 32 से 19% तक हो गई हैं। काम हो रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पर अध्यक्ष जी, सवाल ये है, क्या अब हमें इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है? देखिए, भारत में मैं अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि कुपोषण के जो आंकड़े जो वैश्विक स्तर पर भारत का आता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये देश के आंकड़े हैं। अच्छा, देश के आंकड़े हैं, तो देश के आंकड़े में ठीक है, लेकिन इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और उसके लिए जो पीडीएस सिस्टम से हम जो लोगों को अनाज दे रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन पिछले 11 साल में जिस ढंग से केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग 25% गरीबों को और गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है, वो इसी का रास्ता है कि हम लोगों को कुपोषण मुक्त कर रहे हैं, उनके क्रय क्षमता हम बढ़ा रहे हैं, उनके आय के साधन हम बढ़ा रहे हैं। इसके कारण गरीब जो है अब गरीबी रेखा से जो है करीब 25% लोग इससे बाहर आए हैं। इसके लिए हमारी सरकार जो है लगातार काम कर रही है, और इसके लिए हमने सन 2030 तक के लिए एक लक्ष्य रखा है, और इसके लिए एक योजना भी हमने बनाई है, जिस योजना के अंतर्गत 21 बिंदु तय किए गए हैं जी। और उस 21 बिंदुओं के माध्यम से हम कैसे जा करके और कुपोषण मुक्त अपना एक देश बना सकते हैं। और इसमें कृषि उत्पादन में नियमित वृद्धि होना चाहिए कुपोषण के लिए, खाद्यान्न को रोकने के लिए, जैसे आम लोगों की जो बर्बादी उसको रोकने के आम लोगों में हम जो है अवेयरनेस लाना चाहिए। जगह जगह हमको इसलिए प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हम अनाज की बर्बादी को कैसे रोकें। तो जितने तेज़ी से हम इस दिशा में काम करेंगे, जिसके लिए आपने कह रहे हैं इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहिए, तो अनाज की बर्बादी को जन आंदोलन बनाना चाहिए, अनाज के उत्पादन भी एक जन आंदोलन होना चाहिए। और अनाज के उत्पादन में हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो आंकड़ा है, जो पहले सन 2000 में जो अनाज की खरीदी थी और आज की जो खरीदी जो 25 साल में, आप देखेंगे 5 लाख टन और 149 लाख टन, 30 गुना ज़्यादा हमने पिछले 25 साल में अनाज जो ज़्यादा खरीदा, तो उत्पादन में इसलिए खरीदा। तो सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है, और निश्चित रूप से हमने जो 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि हम कुपोषण मुक्त भारत बनाएंगे, और जब कुपोषण मुक्त भारत होगा तभी हमारा देश वो निश्चित रूप से और 2047 तक एक विकसित भारत का स्वरूप लेगा। सही बात कही आपने अध्यक्ष जी। जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया कि सरकार की कई सारी नीतियां हैं हमारे समक्ष जो कुपोषण से लड़ने के लिए काम कर रही है। पर दर्शकों, जब हम बात करते हैं भारत की भविष्य की, तो वो गर्भवती महिलाओं के द्वारा आने वाले बच्चों से ही होगा। और अगर आने वाला भविष्य सुदृढ़ रहेगा तभी देश विकसित बन पाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार की कई सारी नीतियां हमारे समक्ष है, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, जिसके तहत पोषित आहार गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। अध्यक्ष जी, क्या अब समय आ गया है पोषित आहार से थोड़ा आगे बढ़कर महिलाओं को इतना स्वावलंबी बनाए कि वो अपने पोषण की समझ खुद रखे और इसका इंतजाम भी कर पाएँ? नहीं, बिल्कुल ये समय है कि वो अपना समझ रखे, लेकिन अगर कहीं पर इसमें कोई कमी है तो इसकी पूर्ति पूरी तरह से सरकार कर रही है। देखिए, हमारे आज के बच्चे जो हैं कल हमारे देश के भविष्य हैं, और जब तक यही बच्चे जो हैं सक्षम नहीं होंगे, हमारा विकसित भारत का जो कल्पना है वो साकार नहीं होगा। इसलिए हमारी सरकार लगातार बच्चों पर ध्यान रही है। तो जो हमारे बीपीएल के लोग हैं, उन बच्चों का आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको पोषण आहार देने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसे हमारे 52,000 से ज़्यादा जो है आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पर बच्चों को लाया जाता है, जिसमें हम 3 साल से 6 साल के बच्चे जो हैं वहाँ पर आते हैं, 4-5 घंटे रहते हैं, आते हैं तो उनको एक नाश्ता देते हैं, फिर उनके बाद गर्म भोजन देते हैं। जो बच्चे 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं, उनके जो बच्चे घर में रहते हैं, उनकी माताओं के लिए एक पोषण आहार का पैकेट बनता है, जो यहाँ पर हमारे प्रदेश में बनता है, जिसमें चना है, मूंगफली है, सोयाबीन है, शक्कर है, गेहूँ, आटा, इसको एक टेम्परेचर में भून के इसका एक पाउडर बना करके, जिसको अपन आमतौर पर बाजार में सेरेलक जो बोलते हैं, उसी तरह का चीज़ बहुत पौष्टिक, हाँ, आंगनबाड़ी केंद्रों में, और 100 ग्राम हर बच्चे के लिए
लिए, छोटे बच्चों के लिए 150 ग्राम, बड़े बच्चों के लिए। इसी तरह से माताओं के लिए, जो गर्भवती माताएं हैं उनके पोषण की चिंता करती है सरकार, उनको ये पैकेट उपलब्ध कराती है। प्लस जो गर्भवती माताएं हैं उनके पोषण की चिंता, और जो शिशुवती माता है, तो शिशुवती माता मतलब जिनके बच्चे छोटे हैं, जो स्तनपान कराती हैं, उनकी चिंता करती है सरकार। 5,000 रुपये उनको और सालाना अलग से दे करके, ताकि वो अपने पोषण आहार, अतिरिक्त पोषण आहार, और ये पैकेट तो उनको मिलता ही है। तो इस तरह से सरकार लगातार इस देश में काम कर रही है। और इसके लिए पोषण आहार के लिए एक और, हाँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नवाचार। ये नवाचार भी हमारे अलग अलग जिलों में भी कर रहे हैं। मैं भी बालोद गया था, तो हमारे जो विभागीय अधिकारी उन्होंने किया है कि जो भी कुपोषित बच्चों को गोद लेना चाहे तो उनको लिए 3 महीने या 4 महीने के लिए वो अपना अनुदान करे, 500 रुपये महीना, 600 रुपये महीना। काफी अनोखी। हाँ, ये तो बहुत से हमारे जो नेता हैं, वो नेता लोग वैसे बच्चों की सूची बनाए वहाँ पर कि जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं। तो हमारे इस ब्लॉक में 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, जो भी संख्या वहाँ पर है, उसके आधार पर जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने सेवक लोग हैं, समाज सेवक लोग, वो उनको गोद लिए हुए हैं और उन बच्चों के लिए अलग से पोषण है। बहुत खूबसूरत। एक और अलग से चल रहा है जिसको हम लोग न्योता बोलते हैं, हम इसको न्योता भोजन। तो जो आदमी अपने जन्मदिन मना रहा है तो अपने जन्मदिन में खुशहाली में ऐसे बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करे, पोषित भोजन उनको कराए। तो आज बहुत से लोग जन्मदिन नाना प्रकार से मनाते हैं, तो वो इन्हीं बच्चों के साथ मनाएं, उसको न्योता भोजन नाम दिया है। बहुत ये 2 तरह की चीज़ हमारे प्रदेश में इस तरह से भी चल रहा है, जो काफ़ी लोकप्रिय है। तो इस तरह से हम बच्चों को पोषित हो, इसकी चिंता सरकार और समाज दोनों कर रही है। बिल्कुल। अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं हमारे समक्ष है और नई नई नवाचार सोच भी राज्य में लागू की गई है। वहीं अगर हम बात करें डिजिटीकरण की, आज पूरा भारत डिजिटल इंडिया के युग में है और हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, यानी कि अनाज मुहैया करवाने का जो जरिया है उसको भी डिजिटाइज किया गया है। अध्यक्ष जी, हम ये समझना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया किस तरीके से काम कर रही है और क्या कभी एक ऐसा समय आएगा जब हर चीज़ रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होगी, चाहे वो छोटे से छोटा कस्बा हो या बड़ा से बड़ा शहर? नहीं, उस तरह से अपडेशन तो हमारा लगभग यहाँ पर हो चुका है कि हम राशन कार्ड धारी के नाम, उसके आधार कार्ड, उसका बैंक कार्ड और उनका जो थंब इम्प्रेशन है, सारा चीज़ को हम जो है डिजिटलीकरण कर रहे हैं। और ये लगभग हमारे देश में पूरी तरह से हो चुका है। लोग जो बताया ना आपको, लगभग 5 लाख राशन दुकान यहाँ पर हमारे, तो ये इसी पद्धति से आज राशन के वितरण हो रहा है। और यही कारण है कि आज हम लोगों को 1 नेशन 1 राशन कार्ड में आप जहाँ भी चाहे अपना राशन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पद्धति जिसमें लोगों को मिल रहा है, और कोई इसमें जो है धोखाधड़ी का भी जो है मामला इसमें नहीं बनता, कोई दूसरा आपका राशन नहीं ले सकता, आपका राशन आप ही लेंगे। तो एक बहुत अच्छा ये योजना है। और सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से हो रहा है। एक हमने ऐप बनाया है, मेरा राशन जी। तो उस ऐप में अगर कि आप, जैसे मैं आपके यहाँ बैठा हुआ आपके स्टूडियो में, तो मुझको इस ऐप में मैं ढूंढना चाहता हूँ कि एकदम पास में कौन सा राशन दुकान है, तो मुझको वो ऐप यही से पहुँचा देगा कि यहाँ से निकटतम राशन दुकान कौन सा है। आप उस राशन दुकान में 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत अपना राशन जाके ले सकते हैं। तो इस तरह से जो पारदर्शी व्यवस्था बनी हुई है हमारे देश में, और ये बहुत सफल है। और इस मामले में छत्तीसगढ़ जो है सबसे पहले रहा है। छत्तीसगढ़ 2008 से इस तरह से अपनी जो ऐप बनाए हैं और जिस ढंग से हमने डिजिटलीकरण किया है, उसके कारण छत्तीसगढ़ को अनेकों बार ई गवर्नेंस का जो है पुरस्कार नेशनल लेवल पर मिल चुका है। 7 बार तो लगभग ये पुरस्कार हमको प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तरीके से अध्यक्ष जी ने पूरी पृष्ठभूमि बताई कि किस तरीके से सरकार इन सब चीज़ों को लेकर काम कर रही है। और इसी के साथ अध्यक्ष जी, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं और मैं पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। दर्शकों, आज की ये चर्चा की ऊर्जा आप तक पहुँचे, उस पर 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर एक हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी के साथ अपनी भूमिका निभाइए कुपोषण के इस युद्ध में। तब तक के लिए देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार।